Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College 17 RB रायसीनगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही एक्सलेंट पोइम वंस अपॉन अ टाइम कंपोज्ड बाय गैब्रियल ओकरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। आई रिमाइंड यू स्टूडेंट्स कि आपके BA थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर ये पोइम है और मोस्टली जो आपके सिलेबस के अंदर पोइम्स हैं वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हैं, जिसमें आपको एक और पॉइंट है जिनका मैं नाम लूंगा वॉल स्वयं का, और जो गैब्रियल ओकरा दोनों ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं और दोनों ही नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो जितनी इंपॉर्टेंट हमारी आज की पोइम है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे आज के पॉइंट है। गैब्रियल ओकरा बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने इस पोइम को कंपोज किया है। ओके, तो हम जानेंगे सबसे पहले गैब्रियल ओकरा के बारे में कि अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है अफ्रीकन लिटरेचर को, वो सब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। हम पोइम को एनालाइज करेंगे, पोइम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी उसकी देखेंगे। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की पोइम वंस अपॉन अ टाइम बाय गैब्रियल ओकरा, जो कि आपके BA थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गैब्रियल ओकरा, इनका जो पूरा नाम है गैब्रियल इमोमोटिमी ओकरा है और बेसिकली एक नाइजीरियन पोइट है। नाइजीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है, वहां से ही एक फेमस पोइट और आते हैं वॉयल स्वयं का, जो कि पहले नाइजीरियन थे जिनको लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। ओके, A Nigerian poet and novelist हैं, was the first modernist poet of Anglophone Africa। इनको एंग्लोफोन अफ्रीका के पहले मॉडर्निस्ट पोइट भी बोला जाता है। एंग्लोफोन अफ्रीका का मतलब क्या है कि अफ्रीका जब ब्रिटेन के अंडर से, ब्रिटेन के रेन शासन से उनसे आज़ाद हुआ, उसको इंडिपेंडेंस मिली, तो कितने अफ्रीका के लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको एंग्लोफोन अफ्रीका कहा जाता है। तो उनके ये पहले मॉडर्निस्ट पोइट कहे जाते हैं। अगर अपने इनके बर्थ के बारे में बात करें, वॉज बॉर्न ऑन 24 अप्रैल 1921 को इनका बर्थ हुआ। येनागोवा नाइजीरिया के अंदर जगह है और इनकी डेथ भी वहीं होती है। 25 मार्च 2019 के अंदर इनकी डेथ हुई वहीं पर। ही हैज़ बीन कॉल्ड नाइजीरियन नेग्रिट्यूडिस्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रैंकोफोन लेड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन 1964। ये इनको एक नेम दिया जाता है, इनको क्या कहा जाता है, नाइजीरियन नेग्रिट्यूडिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो फ्रैंकोफोन लेड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि 1964 के अंदर पूरा हुआ, तो उसके अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो दैट इज वाई कि इनको उस मोमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए नाइजीरियन नेग्रिट्यूडिस्ट बोला गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हु वाज द नाइजीरियन नेग्रिट्यूडिस्ट, तो आपका आंसर है वो कौन है, हमारे गैब्रियल ओकरा है। ओके, इस मोमेंट के बारे में और किसी दिन बात करेंगे। हिज फर्स्ट पोइम द कॉल ऑफ द रिवर नन वून एन अवार्ड एट नाइजीरियन फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स इन 1953। इनकी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फेमस पोइम थी द कॉल ऑफ द रिवर नन, और जो की बाद में इनको जब फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स हुआ नाइजीरिया के अंदर 1953 के अंदर, तो उसमें इस पोइम के लिए इनको अवार्ड दिया गया। ओके, अब बात करेंगे नाइजीरियन लिटरेरी मैगजीन थी एक जिसका नाम था ब्लैक ऑर्फियस, तो इन्होंने उस मैगजीन को भी फाउंड किया। तो इनके द्वारा कौन सी मैगजीन, कौन सी लिटरेरी मैगजीन फाउंड की गई, ब्लैक ऑर्फियस। ओके, हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स नाइजीरियन फोकलोर, रिलीजन एंड एक्सप्लोर्स डेली लाइफ। अब अगर अपने इनकी पोइट्री की बात करें तो इनकी पोइट्री का जो सब्जेक्ट क्या रहता है, जो नाइजीरियन फोकलोर है, मतलब वहाँ की जो देखिए फोक का मतलब तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ का जो हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है, उनके रिलीजन के बारे में और उनकी जो डेली लाइफ है उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लोर किया अपनी पोइम के अंदर। अगर अपने इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द फिशरमैन्स इन्वोकेशन 1978 के अंदर पब्लिश हुआ, फिर लिटिल स्नेक लिटिल फ्रॉग 1992 के अंदर, और 1992 के अंदर ही इनका एक और फेमस वर्क पब्लिश हुआ एन एडवेंचर टू जुजू आइलैंड। ओके, फिर कुछ और है पियानो एंड द ड्रम्स है, स्पेल में इसमें डबल डी लग गया, एक ही है, और यू लाफ्ड एंड लाफ्ड भी इनकी बहुत एक्सीलेंट पॉइंट्स में से एक है। तो बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में वंस अपॉन अ टाइम। देखिए हुआ यूं था कि पहले जो अफ्रीका था ब्रिटेन के अंडर में था, जब ब्रिटेन के अंडर से अफ्रीका आप कहेंगे फ्री हुआ, उसको इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय तक क्या हुआ, अफ्रीकन लोगों की लाइफ पर मॉडर्निज्म पूरी तरीके से उनको कवर अप कर लिया था। आप ये कहें कि एक तरह से उनको हेपेटाइज कर लिया था, मॉडर्निज्म पूरी तरीके से उनकी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से कवर अप कर लिया, उनकी लाइफ को अंडर कंट्रोल कर लिया। लोगों में मॉडर्निज्म आ गया था, लोग अपने पुराने सिस्टम को भूल गए थे, कि अपने पुराने मैनर्स को भूल गए थे, कैसे आपस में मिलते थे, सोसाइटी के रूल्स पहले क्या थे, मैनर्स कैसे थे, मॉरल वैल्यूज़ क्या थी, सब कुछ लोगों ने भुला दिया और सिर्फ किस पे ध्यान दिया, मॉडर्निज्म पे ध्यान दिया। तो गैब्रियल ओकारा इसी पॉइंट को लेफ्ट ऑफ कर रहे हैं कि जब
पुराने समय में बात कर रहे हैं, वो इन एनिशेंट गुड डेज, जो अच्छे दिन थे, तब लोग आपस के अंदर बहुत ही खुश होकर मिलते थे और उनमें कोई भी ऐसा कुछ फेकनेस नहीं थी। लेकिन आजकल के लोगों में फेकनेस आ गई है। मतलब आज हम किसी से मिलते हैं या हमारे घर पे मेहमान आते हैं, स्टूडेंट्स आप आज की लाइफ के अंदर भी देखिए, पहले हमारे घर पे गेस्ट आते थे तो हम उनको लगभग 10 दिन हमारे घर पे रहते थे, 15 दिन, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं था। लेकिन आज अगर गेस्ट हमारे घर पे 2 दिन रुकता है तो हमें अंदर से परेशानी होती है ना कि ये कब जाएंगे। तो वो फेकनेस आ गई है लोगों के अंदर, जो रिलेशंस हैं उनमें फेकनेस आ गई है, ट्रूनेस जो उनके अंदर से चली गई है। तो अगर अपने इस पोइम की बात की जाए, स्पेशली दिस पोइम इज इंक्लूडेड इन हिज बुक द फिशरमैन्स इन्वोकेशन। अब अगर अपने इस पोइम की बात करें तो ये पोइम इनके कौन से कलेक्शन में से ली गई है, द फिशरमैन इन्वोकेशन में से, जो कब पब्लिश हुआ था 1978 के अंदर। अगर अपने इस पोइम की टोन देखें तो टोन आयरनिक है। आयरनिक का मतलब कि वो हमारी सोसाइटी पर, जो अफ्रीकन सोसाइटी, स्पेशली हमारी नहीं है, अफ्रीकन सोसाइटी पर वो एक प्रकार से व्यंग्य कर रहे हैं। ओके, थीम अगर अपने इसकी बात देखें तो बहुत सारी थीम्स इसमें उन्होंने यूज किया। आप देख रहे हैं हाउ सोसाइटी चेंजेस, किस प्रकार से हमारी सोसाइटी चेंज हो गई है। उस समय अफ्रीका के अंदर बात कर रहा है वो। ओके, और कल्चरल शिफ्ट कैसे हुआ लोगों के, आप जो कल्चरल सिस्टम है वो कैसे चेंज हो गया है, कैपिटलिज्म आ गया है, पूंजीवाद आ गया है, वैल्यूज लोगों में खत्म हो गए हैं। और अगर मैं इस पोइम की लिटरेरी फॉर्म की बात करूं तो फ्री वर्ड्स में लिखा गया, मतलब कोई भी स्पेशली उन्होंने ऐसा कि मीटर फॉलो नहीं किया, स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं किया, किसी टिपिकल लिटरेरी फॉर्म को उन्होंने फॉलो नहीं किया। लाइक जैसे पोइम्स होती है ना, ऑड होती है, बैलेड होती है, लिरिक्स होती है, ओके, या ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है, सोनेट होती है, तो ऐसा कोई भी उन्होंने लिटरेरी फॉर्म यूज नहीं किया है। उन्होंने पोइम को फ्री वर्ड्स में लिखा है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर इस पोइम को कंपोज किया है। थोड़ा सी पोइम के बारे में देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इज अ फ्री वर्ड्स पोइम, जैसे कि आपको बता दिया फ्री वर्ड्स है, इसको उन्होंने फ्री स्टाइल में लिखा है। फोकसेस ऑन अ फादर्स एटीट्यूड टू कल्चरल चेंज। यहाँ पे देखिए एक इमेजिनरी फादर है, इस पोइम के अंदर उन्होंने एक इमेजिनरी फादर और एक सन को पोर्ट्रेट किया है। एक इमेजिनरी फादर है, उसका एटीट्यूड क्या है, कल्चरल चेंज एंड टाइम पास, किस प्रकार से जो पास्ट टाइम था और जो आज का टाइम है, प्रेजेंट टाइम है अफ्रीका के अंदर, लोगों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज है, कल्चरल चेंजेस क्या क्या आए हैं। बिफोर द इनकमिंग वेस्टर्न कल्चर अफेक्टेड द नेटिव अफ्रीकन वे ऑफ लाइफ, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर था उन्होंने अफ्रीका का जो नेटिव लाइफस्टाइल था ना, कि अफ्रीकन लोग जैसे पहले रहते थे, उस स्टाइल को उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि मॉडर्निज्म आ गया। आप अफ्रीका की बात क्यों करें, आप इंडिया की बात कर ले, भारत में भी कितना मॉडर्निज्म आ गया ना। अगर हम आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में देखें तो लोग अपने पुराने मैनर्स को भूल गए हैं, क्योंकि मॉडर्निज्म के नाम पर हमारा सब कुछ, जो हमारे मैनर्स है वो फेकनेस आ गई उनके अंदर, ट्रूनेस उनके अंदर से खत्म हो गई है। और देखें इस पोइम में क्या है, इन द पोइम द मैन प्रिज्यूमली अ फादर। अब जो पोइम के अंदर स्पीकर है वो एक फादर है, एड्रेसेस द सन, वो अपने बेटे को कह रहा है, क्या कह रहा है, टेलिंग हिम इन अ रेदर नॉस्टैल्जिक मैनर, उसको बड़े ही उदास मन से वो कह रहा है, हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, कि चीजें कैसे हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी का मतलब कि पास्ट में लोग कैसे जीते थे, लोगों के सोशल रिलेशंस कैसे थे, और पीपल वर डिफरेंट बैक देन, तब लोग कुछ अलग थे। मोर जेन्युइन इट सीम्ड, बहुत ज्यादा जेन्युइन थे, मतलब लोगों में ट्रूनेस थी। एंड दैट इज व्हाट द स्पीकर वुड लाइक टू डू नाउ, और अभी जो स्पीकर है वो ऐसा करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी फिर से वैसा ही बन जाऊं जैसे कि लोग पहले हुआ करते थे। रिटर्न टू अ रिस्टोर्ड वर्ल्ड इफ ही कैन ओनली लर्न फ्रॉम द यंगस्टर्स, और कह रहा है कि अगर वो पीछे वाले संसार में, का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर वो वैसा ही बनना चाहता है तो वो कहां से सीख सकता है, आज के यंगस्टर से सीख सकता है। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अपने शुरू करते हैं हमारे इस पोइम के टेक्स्ट को। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक ऐसा समय था, सन बेटे, यानी कि एक फादर है, इसमें अपने बेटे को कह रहे हैं। ओके, इस पोइम के अंदर स्पीकर कौन है, एक फादर है और वो अपने बेटे से कह रहा है, और अपने बेटे को वो क्या कुछ कहता है वही इस पोइम के अंदर है। गैब्रियल ओकरा ने अपने व्यूज को एक फादर के थ्रू कहलवाया है इस पोइम के अंदर, तो आगे देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम सन, बेटा एक टाइम था, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स। दे यहाँ पे देखिए बार बार आप देखेंगे कि दे यूज किया उन्होंने बार बार। अब दे किसके लिए यूज कर रहा है, अफ्रीकन लोगों के लिए यूज कर रहा है। ध्यान रखना, वन थिंग अबाउट अ नोटिस इन दिस पोइम, वो क्या है कि बार बार जो दे थर्ड पर्सन यूज किया जा रहा है वो अफ्रीकन लोगों के लिए यूज किया जा रहा है। दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स, कि जो पहले अफ्रीकन नेटिव लोग थे वो हंसा करते थे अपने हर्ट से। अब हर्ट से हंसने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपने दिल से हंसते थे, मतलब उनकी स्माइल फेक नहीं थी। एंड लाफ विद देयर आईज, और अपनी आंखों से हंसते थे, मतलब जो दूसरों से मिलके खुशी होती थी वो उनकी आईज के अंदर रिफ्लेक्ट होती थी। बट नाउ दे ओनली
लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो हंसते हैं अपने दांतों के साथ में, अपने टीथ के साथ में। टीथ का मतलब क्या है कि अब सिर्फ लोग स्माइल करते हैं, वो स्माइल फेक होती है, उसके पीछे रियल एक्साइटमेंट नहीं होती है। मतलब एक फेक स्माइल होती है, सिर्फ दांतों को दिखा देता ताकि सामने वाले को हर्ट ना फील हो। वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो। अब आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, देखिए यहां पे एक मेटाफर यूज किया है। मेटाफर आपको पता है ना कि वो आंखों की कंपेयर किससे कर रहा है, एक आइस ब्लॉक मतलब आइस से कंपेयर कर रहा है। ओके, जिस प्रकार से कहता है कि जो आइस होती है, आइस इमोशनलेस है, तो वैसे ही इंसान की जो आंखें ऐसी हो जाती है, इमोशनलेस हो जाती हैं। और जब मैं चला जाता हूं द सर्च बिहाइंड माई शेडो, तब वो मेरे बारे में बातें करते हैं, तब वो मेरे बारे में आप ये कहें कि गेस करते हैं कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। मेरे सामने जब मैं बात करूंगा तो वो एक फेक स्माइल देंगे। ओके, तो आज के लोग कहता है अफ्रीकन ऐसे हो गए हैं क्योंकि उनके अंदर मॉडर्निज्म आ गया। सेकंड स्ट्रैंजा इसका, देयर वॉज अ टाइम इंडीड, देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। कहता है एक ऐसा टाइम था तब जो जब वो एक दूसरे से हैंड शेक करते थे ना, तो वो अपने दिल से करते थे। मतलब मिलते थे जब हैंड शेक करते थे तो वो दिल से करते थे। देखिए आजकल हैंड शेक करना एक ट्रेंड बन गया है, कि एक हिस्सा बन गया कि हाँ हमने ग्रीट करना, एक दूसरे को हाथ मिला लिया, मन से हम खुश नहीं होते मिलके। लेकिन उस समय कहता लोग, एक टाइम था जब अफ्रीका के अंदर मॉडर्निज्म नहीं आया था, तो लोग एक हाथ मिलाते थे तो जेन्युइन तरीके से मिलाते थे, मतलब उन्हें अंदर से खुशी होती थी। बट दैट्स गॉन, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो चीज चली गई है सन। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स। अब वो हाथ तो मिलाते हैं लेकिन दिल से नहीं मिलाते या मिलना नहीं चाहते। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। कहता है एक तरफ तो उनका हाथ मतलब वो मुझसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन दूसरा हाथ है ऐसे लगता है कि वो मेरी पॉकेट को चेक कर रहा है कि वो एम्प्टी है या उसमें कुछ पैसे हैं। मतलब लोग आजकल उसी से मिलते हैं जिसके पास में पैसा होता है, जिसके पास में मनी होती है। मनी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन अ पर्सन, देन अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग के से ज्यादा मनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लोग हाथ मिलाते हैं तो हाथ भी उसी से मिलाते हैं जिसकी जेब भरी होती है, जिसकी पॉकेट में पैसे होते हैं। ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली गैब्रिएल ओकरा। आगे चलते हैं। फील एट होम कम अगेन। अब कहता है कि पहले जब हम किसी के घर पे जाते थे ना, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जब हम किसी के घर पे जाते थे, मेहमान बन के मिलने जाते थे, तो फील एट होम कम अगेन, तो वो जो घर वाले हैं या जिसके हम घर पे जाते थे, हमारे जो होस्ट हैं, तो वो हमसे कहते थे कि तुम इसे अपना ही घर मानो और फिर से आना। दे से एंड व्हेन आई कम अगेन, वो कहते हैं और जब मैं फिर से गया, एंड फील एट होम वंस, तो मेरे को एक और दो बार घर जैसा महसूस हुआ। मतलब लोगों ने मुझसे ये तो कहा कि हाँ इसे अपना ही घर समझना और दोबारा कभी आना। जब मैं एक दो बार गया तो मुझे घर जैसा महसूस हुआ। देयर विल बी नो थ्राइस, लेकिन तीसरी बार मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्यों? फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, तो मुझे लगा कि मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं, इस पे मैंने सिंबल लिया आपको समझाने के लिए कि कहता है कि जब मैं एक दो बार गया, उन्होंने कहा था कि तुम हमारे घर पे आ सकते हो कभी भी, इसे अपना ही घर समझना, लेकिन मैं एक दो बार गया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये अपना ही घर है। लेकिन जब मैं तीसरी बार गया तो मुझे बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए दरवाजा बंद है। मतलब अब वो लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझे ऐसा फील हुआ। आगे चलते हैं। सो आई हैव लर्न्ड मैनी थिंग्स सन, और कहता है इसलिए अपने बेटे को कहता है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस, अब मैंने बहुत सारे चेहरे पहनना या बहुत सारे मुखौटे अपने चेहरे पर लगाना सीख लिया। देखिए मुखौटा लगाने का मतलब, फेस मास्क लगाने का मतलब क्या है कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल पर्सनैलिटीज को मैंने अडॉप्ट कर लिया। मतलब आपने देखा होगा ना कि कई बार आपने सुना होगा कि ये इंसान यार मेरे साथ तो ऐसे बोलता है, ये दूसरों के पास ऐसे बोलता है, इसका बिहेव वहां पे ऐसे होता है, वहां पे ऐसे होता है। मतलब आजकल लोग कैसे हो गए हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपना चेहरा बदल लेते हैं। चेहरा बदलने का मतलब क्या है, अपना बिहेव बदल लेते हैं। इसलिए पॉइंट कह रहे हैं कि अब मैंने बहुत सारे चेहरे बनाना सीख लिया है। लाइक ड्रेसेस, जिस तरीके से हम बहुत सारी ड्रेसेस पहनते हैं, लाइक जहां भी यूज होगा वहां पे आप जानते हैं कि सिंबली फिगर ऑफ स्पीच होता है। कहता है जैसे होम फेस, घर पे मेरा चेहरा अलग होता है। ऑफिस फेस, ऑफिस में चेहरा अलग होता है। स्ट्रीट फेस, जब मैं गली में निकलता हूं तो मेरा चेहरा अलग होता है। होस्ट फेस, जब कोई मेरे घर पे आता है मेहमान बन के तो मेरा चेहरा कुछ अलग होता है। कॉकटेल फेस, जब मैं किसी के साथ पार्टी करता हूं तब मेरा चेहरा अलग होता है। विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स,
ओके सभी के साथ में मतलब एक कंफर्म स्माइल देते हुए मेरा चेहरा अलग होता है। सभी को मैंने एक कंफर्म स्माइल देनी है कि सभी के साथ एक जैसी वो स्माइल देनी है ताकि सभी को लगे कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। और वो स्माइल ऐसे होती है कि जैसे वो मेरे चेहरे पर पोर्ट्रेट कर दी है, मतलब जैसे कि किसी ने पेंट कर दिया है, क्योंकि पेंट की चीज तो हमेशा वैसी रहती है। तो हमारी स्माइल भी आजकल कैसी बन गई है, पोर्ट्रेट स्माइल बन गई है। वंस अगेन यहाँ पे पॉइंट क्या यूज कर रहा है, सिमली यूज कर रहा है, ऊपर भी उन्होंने सिमली यूज किया था। ओके चलते हैं नेक्स्ट। फिर क्या कहता है, आई हैव लर्न टू, मैंने और भी सीखा है क्या, टू लाफ विद ओनली माई टीथ, मैंने दांतों से हंसना सीख लिया। यानी कि अब मैं भी लोगों की तरह बनावटी सा बन गया हूं, मैं भी बस खाली अपने दांत दिखा देता हूं, मतलब स्माइल कर देता हूं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट, और बिना हर्ट के मैं हाथ मिलाता हूं, मतलब अंदर से मुझे खुशी नहीं होती, मैंने सीख लिया बस ठीक है फॉर्मेलिटी हाथ मिला लिया। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, मैंने गुड बाय भी कहना सीख लिया। व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, अब देखिए रिडेंस का मतलब क्या होता है, किसी से पीछा छुड़ाना। कहता है भले ही मेरे मन के अंदर तो ये फील होता है कि बढ़िया ही चला गया, पीछा छूट गया। बहुत बार देखा होगा आपने ना कि किसी इंसान को आप झेलते हैं कि जब तक वो आपके पास बैठा और बातें कर रहे हैं तो आप एक फेक स्माइल दे रहे हैं, और जब वो चला जाता है तो आप कहते हैं शुक्र है पीछे छूटा। टू से ग्लैड टू मीट यू, और कहता है मैंने ये भी कहना सीख लिया आपसे मिलकर खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड, हालांकि हो सकता है कि मुझे उससे मिलकर खुशी ना हुई हो। मतलब जब आप कोई इंसान आपको बोर करता है लेकिन जब वो जाता है तो आप उसको कहते हो कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अंदर से आप क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं। एंड टू से इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू, और ये भी कहना सीख लिया कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आफ्टर बीइंग बोर्ड, भले ही कोई इंसान आपको बोर करके चला जाए। तो देखिए ये तो टोटली आयरनी है, एक प्रकार का सरकाज़म है, मजाक उड़ा रहे हैं वो हमारे आज के समाज का, अफ्रीकन सोसाइटी का, कि आजकल लोग ऐसे हो गए हैं, मुंह पे कहते हैं कि मुझे तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में जाने के बाद क्या कहते हैं कि यार बोर कर दिया इसने तो। ओके तो अब लास्ट में क्या कहता है वो, बट बिलीव मी सन, लेकिन बेटे मेरा विश्वास करो, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, मैं वही बनना चाहता हूं जो मैं पहले था। यानी कि जब मॉडर्निज्म नहीं आया था अफ्रीका के अंदर, व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था, मासूम था, इनोसेंट था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, मैं इन सारी बनावटी गंदी चीजों को फिर से अनलर्न, भूल जाना चाहता हूं मैं इनको। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं फिर से हंसना सीखना चाहता हूं, हंसी वो जो मेरे दिल से आए, मेरी आंखों से आए। हाउ टू लाफ फॉर माई लाफ इन द मिरर, कहता है मैं फिर से हंसना सीखना चाहता हूं बजाय इसके कि जिस प्रकार से मेरी हंसी मिरर में आती है। शो ओनली माई टीथ लाइक स्नेक्स बेयर फैंग्स, देखिए फैंग्स क्या होता है, सांप के जहरीले दांत, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फैंग्स सांप के जहरीले दांत होते हैं। कहता है कि जैसे मैं हंसता हूं और जिस प्रकार से मेरे को अपनी मिरर में स्माइल दिखती है, मैं वैसी स्माइल नहीं, मैं रियल स्माइल सीखना चाहता हूं, कि रियल स्माइल जो पहले के लोगों के अंदर थी। ओके और आजकल की तो मेरी स्माइल कहता है ऐसे होती है जैसे सांप अपने दांत नहीं दिखा देता, बस वैसे दांत दिखा देते हैं। दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। यहां पे क्या कह रहा है, कहता है सो शो मी सन, इसलिए मुझे बताओ तुम कि मैं फिर से वैसा कैसे बन सकता हूं। हाउ टू लाफ, मैं हंस कैसे सकता हूं। शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल, मुझे बताओ कि मैं फिर से कैसे हंस सकता हूं, स्माइल कर सकता हूं। वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज लाइक व्हेन आई वॉज लाइक यू, एक ऐसा टाइम था जब मैं तुम्हारी तरह था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम, एक बहुत ही इजी पोएम। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें तो आपको बिल्कुल समझ आएगी। नोट डाउन करते रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट में बताते रहे कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। हैव अ ग्रेट टाइम।